जैसा कि हम प्रथम वीडियो में देख चुके हैं उसके माध्यम से कि संधि शब्द का अर्थ होता है मेल या जोड़ यानी मिलना। तो दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन होता है, विकार या परिवर्तन होता है, उसे हम कहते हैं संधि। उसके लिए क्या क्या आवश्यक बातें थी वो भी हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। समान स्वर, असमान स्वर, लघु स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि के पहले भेद दीर्घ संधि के बारे में, कि दीर्घ संधि के क्या नियम हैं, किसे हम दीर्घ संधि कहेंगे, उसके बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्वर संधि में जो पहला भेद है दीर्घ संधि, उसकी परिभाषा क्या है। दो समान स्वर, ध्यान दीजिए, समान स्वर मतलब अ आ ई जो हमने वहाँ पे पढ़े थे पहले वीडियो में कि समान स्वरों के, मैंने कहा था आपको कि दो दो में होते हैं, ये दो दो का इनका युग्म होता है। तो दो समान स्वर एक साथ आने पर दीर्घ स्वर बन जाता है, यही दीर्घ संधि का नियम है। तो देखिए यहाँ पे आपको जो पहला नियम यहाँ पे दिख रहा होगा कि पहले गोले में मैंने लिखा है अ और आ, और दूसरे में भी अ या आ, मतलब समान स्वर। अगर हम पहले गोले से अ लेते हैं और दूसरे का अ लेते हैं या आ लेते हैं, लेकिन हमारा जो उत्तर है वो निश्चित है कि आ बनेगा, ठीक है। तो ये दीर्घ संधि का नियम है। तो इसका पहला उदाहरण से हम समझते हैं। शब्द है धर्म, धन, अर्थ और बन रहा है धर्मार्थ। अब देखिए पहला जो शब्द है धर्म, अब हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं। तो म में अ है तो अ, और अर्थ का अ। संधि की परिभाषा याद कीजिए कि दो निकटवर्ती वर्णों। अब यहाँ पे निकटवर्ती वर्ण क्या हुए, म और अ। तो यहाँ पे जो नियम हुआ अ और अ से बना आ, और म पर आ की मात्रा लगेगी। म आ तो हम नहीं लिखते ना, म पर आ की मात्रा, तो माँ। लेकिन अब देखिए धर्म में वहाँ पे र की मात्रा भी है, तो माँ के साथ में भी र की मात्रा लग के ये बन जाएगा शब्द धर्मार्थ। इसी प्रकार से अब दूसरा उदाहरण देखिए। अब हमने लिया है समान स्वर में क्या, अ है एक और दूसरा है आ, और लेकिन उत्तर निश्चित है कि वो स्वर दीर्घ ही होगा, तो आ। अब देखिए हिम आलय, म का फिर से वर्ण विच्छेद आप देखेंगे तो म और अ, और आलय में आ। अभी अ और आ का नियम क्या है कि वो आ ही बनेगा सिर्फ। तो म में जब आ जुड़ेगा तो माँ बनेगा हिमालय। तो ये इस प्रकार से दीर्घ संधि में पहला जो है कि दो समान स्वरों के साथ में हमने यहाँ पर देखा कि अ और आ है, तो उत्तर हमारा आ ही बनता है। समान स्वर अ आ के ही हम अन्य उदाहरण भी देखते हैं कि अगर पहला जो वर्ण आपका बने आ और दूसरा अ, तो देखिए आप यहाँ पे विद्या और अर्थी। तो विद्या, जब आप य का वर्ण विच्छेद करेंगे तो य में आ की मात्रा है, आ और अ मिलकर फिर से आ, जो य पर जुड़कर आपका फिर से विद्यार्थी बनाएंगी। और इसी तरीके से आ और आ मिलकर भी आ ही बनेगा, तो विद्या धन आलय बनता है विद्यालय, क्योंकि विद्या या में भी आ की मात्रा है, और वो आ और आलय का आ मिलकर आ ही रह जाएगा सिर्फ, और वो मात्रा या पर जाकर विद्यालय, इस प्रकार से बन जाएगा। तो ये दीर्घ संधि का नियम हमने पहले समान स्वर जो है अ और आ, उसके माध्यम से समझा। अब हम दीर्घ संधि का नियम देखते हैं दूसरे समान स्वर के साथ में। दूसरे समान स्वर में आता है हमारे सामने ई और ई। यहाँ पर भी नियम वही है कि जब दो समान स्वर एक साथ आएंगे तो स्वर दीर्घ हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि दोनों जो गोले हैं मेरे पहले, जहाँ पर बीच में मैंने प्लस का साइन आपको दिख रहा है या धन का साइन दिख रहा है, और उत्तर हमारा निश्चित है कि बड़ा ई, दीर्घ ई, जिसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं, वो दीर्घ स्वर यहाँ पर आएगा। उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण रवि धन इंद्र रविंद्र। अभी रवि, इसमें व पर कौन सी मात्रा लगी हुई है, ह्रस्व लघु छोटी मात्रा। तो इसका जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो व धन ई, और ऐसे इंद्र में भी ई है, लघु ई है, तो ये दोनों ई मिलकर अभी बड़ा ई हो जाएगा, और व पर जो मात्रा लगेगी बड़ी मात्रा हो जाएगी वी। तो जब आप रविंद्र लिख रहे हैं तो इस बात पर ध्यान दीजिए कि व पर जो मात्रा है वो बड़ी होगी। तो ये पहला हमारा जो नियम है, या जो भी है जहाँ पर भी परिवर्तन हो रहे मैंने हाईलाइट किया है, तो आप उनको अच्छे से देखिए जरा। ऐसे दूसरा उदाहरण यहाँ पर है मुनि धन इंद्र मुनीन्द्र। वर्ण विच्छेद करेंगे तो न और छोटी ई साथ में ह्रस्व ई, और इंद्र में भी लघु ई। उत्तर जो बना हमारा ई।
अब ना में जब बड़ी ई की मात्रा जुड़ेगी तो नी में देखिए मुनि में छोटी मात्रा है, लेकिन मुनिंद्र में वो बड़ी हो गई है मात्रा। हाईलाइट किया है मैंने, आप अच्छे से उसको देखिए कि ऐसा क्यों हुआ है, तो वो नियम भी लिखा हुआ है ऊपर। इसी प्रकार से दूसरा नियम है ई और ई और बना दीर्घ ई। तो उदाहरण देखिए, मुनि धन ईश और बन रहा है मुनीश। वही नी का फिर से आप वर्ण विच्छेद करेंगे तो न धन ई, ईश में ई और ई मिलकर फिर से ई बन जाएगा और न की जो मात्रा है बड़ी। और इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण पे आप देख सकते हैं, गिरी धन ईश गिरीश। र पे जो मात्रा है वो परिवर्तित हो गई है, ये आपको ध्यान देना है। और ये हमारा ई और ई के माध्यम से जो नियम है वो हमने यहाँ पर देखा। अब ई और ई के हम अन्य उदाहरण भी देखते हैं। तो आप देखिए कि पहला उदाहरण है यहाँ पर तीसरे नंबर का जो हमारा नियम है कि मही धन इंद्र और बन रहा है महेंद्र। तो ही का जब आप वर्ण विच्छेद करेंगे तो ह धन बड़ी ई और ई, तो ह पे यहाँ पे कोई मात्रा में परिवर्तन आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि नियम के अनुसार वो दीर्घ ही हो जाएगा और पहले से ही दीर्घ है, इसलिए वो महेंद्र। चौथा उदाहरण देखिए, दीर्घ ई और दीर्घ ई, उत्तर हमारा दीर्घ ई। तो नदी धन ईश नदीश। अभी दी का जब आप वर्ण विच्छेद करेंगे तो द धन ई और ईश में भी ई, तो उत्तर नदीश। अब हम देखते हैं और जो दूसरे हमारे समान स्वर के युग्म हैं। आ से हमने देख लिया, ई से देख लिया, अभी है उ और उत्तर क्या आएगा? दीर्घ उ। बिल्कुल सही, उत्तर हमारा दीर्घ उ बनेगा। उदाहरण देखिए, भानु धन उदय भानुदय। अभी देखिए न पर जो मात्रा है वो उ, छोटा उ है, न धन उ, और उदय में भी छोटा उ है, आपके पास में लघु है। और जब इसका जो उत्तर बनेगा वो बन जाएगा नु, वहाँ पर आपको बड़ी मात्रा लगानी है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण, सिंधु धन उर्मी बन रहा है सिंधुर्मी। अब ध का जब आप वर्ण विच्छेद करते हैं तो उ, ध प्लस उ और उर्मी में बड़ा उ, तो आपका जो उत्तर बनेगा ध प्लस उ और उसमें मात्रा क्या हो जाएगी? बड़े उ की मात्रा हो जाएगी। इस प्रकार से ये यहाँ पर उ और उ के साथ में हमने कुछ उदाहरण देखे। इसी प्रकार से हम और उदाहरण देखते हैं उ और उ के, जहाँ पर पहले दीर्घ उ है फिर लघु, उत्तर निश्चित है कि वो दीर्घ होगा। उदाहरण देखिए, वधु धन उत्सव वधुत्सव। ध धू का जब आप ये करेंगे वर्ण विच्छेद तो ध फिर बड़ा उ और उत्सव में छोटा उ। जो तीसरा नियम लिखा है वो यहाँ पर लग रहा है, और मात्रा जो ध पर है वो नहीं बदलेगी क्योंकि वो पहले से ही दीर्घ है। इसी प्रकार से वधु धन उल्लेख से वधुल्लेख। चौथा नियम, दीर्घ उ उत्तर दीर्घ उ। तो भू धन ऊर्ध्व भूर्ध्व। अभी देखिए भू, और इसका जब आप वर्ण विच्छेद करेंगे तो बड़ा उ आपको मिलेगा, भ धन उ, बड़ा उ आपको दिखा, ऊर्ध्व में भी बड़ा उ, और उत्तर हमारा बन गया भूर्ध्व। इसी प्रकार से वधु धन ऊर्जा वधूर्जा। ये हमारे हुए नियम उ और उ तक। अब एक बार हम पुनः दीर्घ संधि के जो नियम हैं वो देखते हैं वापस से, सारे नियम जो अभी तक हमने देखे, कि दो समान स्वरों के मिलने से उत्तर जो आता है हमारा दीर्घ संधि में वो स्वर दीर्घ हो जाता है। तो पहला हमने देखा था अ और आ समान स्वरों के माध्यम से उत्तर आ, ई और ई समान स्वरों के माध्यम से तो ई दीर्घ ई, उ और उ समान स्वरों के माध्यम से दीर्घ उ। अब एक प्रश्न ये उठ सकता है और शायद कईयों के मन में उठ भी रहा हो कि समान स्वर जब मैंने आपको पढ़ाए थे तो वहाँ पर ए और ऐ भी था, ओ और औ भी था, तो वो यहाँ पर क्यों नहीं मैंने आपको बताया कि क्या वहाँ दीर्घ संधि नहीं लगती? तो मेरा उत्तर यही है कि वहाँ कहीं अपवाद स्वरूप अगर हो सकता है लगती हो, लेकिन नहीं ही लगती। हिंदी में अब अगर हम ऐसा देखें कि कोई शब्द अगर देखें कि जहाँ पर ए की मात्रा आ रही हो या ओ की मात्रा आ रही हो, ऐसे दो शब्दों की संधि अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको ऐसे शब्द ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो शब्द अधिकतर बहुवचन में होंगे। और जब हम संधि कर रहे हैं तो सब शब्द हमने आप देखिए कि इस तरीके से नहीं लिए हैं कि वहाँ पर कि कोई बहुवचन वाला शब्द हो, ठीक है। तो कई अपवाद स्वरूप कोई एकादि अगर होगा तो वहाँ पर भी दीर्घ संधि का नियम ही लगेगा, लागू होगा। लेकिन ऐसा हम अगर देखें तो व्यवहारिक रूप में हम ऐसे कोई शब्द नहीं देखते हैं कि जहाँ पर ए और ओ की मात्रा के साथ में हमको इस तरीके से शब्दों को जोड़ने के जो उदाहरण है वो हमको नहीं मिलेंगे।
अभी हमने सारे नियम देखे दीर्घ संधि के कि किस प्रकार से होते हैं तीनों नियम। तो अब कितना हमें समझ में आया है, आपको कितना समझ में आया है, उसके लिए ये एक अभ्यास है जो आपको करना है। यहाँ पर जो भी शब्द दिए हैं इनसे कौन सा नया शब्द बनेगा अगर इनकी संधि होगी तो वो आपको लिखना है, और साथ में यहाँ पर कौन सा नियम लागू हो रहा है, कौन सा नियम है जिसके आधार पर वो शब्द बन रहा है, वो नियम भी लिखना है कि अ धन आ से आ बन रहा है वो नियम लग रहा है, या अ धन अ से बन रहा है, ई और ई से, या ओ और ऊ से। वो सारे नियम आपको यहाँ पर लिखते हुए इनके संधि करनी है। और अभी यह इसमें इतना ही हम करेंगे, और अगला हम देखते हैं वीडियो जिसमें हम देखेंगे स्वर संधि का दूसरा भेद गुण संधि। तब तक के लिए नमस्कार।